हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम मौर्य साम्राज्य का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो ये वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम की। तो ठीक है, यूपी पेट का एग्ज़ाम अभी जो होने वाला है 20 अगस्त को, उसके लिए ये सीरीज़ हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक पर आपको यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसे ज़रूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट आपको मैं बता दूँ कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था। कब? तो 1837 में पढ़ा था। ठीक है, 1837 में। और जो राजकीय घोषणाएं अशोक करता था, ठीक है, उन अभिलेखों को या उन लेखों को लघु स्तंभ लेख कहा जाता था। ठीक है, लघु स्तंभ लेख कहा जाता था। तो इतने पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन की। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि अशोक की मृत्यु के पश्चात जो है उसकी गद्दी पर बैठते हैं कुणाल। ठीक है, कुणाल नामक शासक बैठता है जो कि शासन को जो है सही रूप से नहीं चला पाता है और धीरे धीरे इसका पतन हो जाता है। पतन किस कारण हुआ इसके बारे में काफ़ी विवाद है। अलग अलग लोग जो है इस पर अपनी अलग अलग राय देते हैं। जैसे कि हरप्रसाद शास्त्री इतिहासकार हैं जो ये कहते हैं कि जो धार्मिक नीति अपनाई थी अशोक ने, उसके कारण जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। हेमचंद राय चौधरी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अशोक की अहिंसात्मक एवं शांति प्रिय नीति जो है मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी। डी कोसाम्बी कहते हैं कि आर्थिक कारण था मौर्य साम्राज्य के पतन का। ठीक है, वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। डी झा कहते हैं वहाँ की कमजोर जो उत्तराधिकारी थे, इस कारण जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। रोमिला थापर कहती हैं कि वहाँ की केंद्रीय प्रशासन और अधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होना ही मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। ठीक है, तो अलग अलग राय जो है इस पे दी गई है मौर्य साम्राज्य के पतन को लेकर के। अब बात करते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो मैं बता दूं कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत दे। ठीक है, जो मेन पॉइंट है वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसमें पहले ये बता दूं मैं, सत्ता का जो केंद्र होता था वो राजा होता था। ठीक है, सारी शक्तियां जो होती थी उस समय राजा के पास हुआ करती थी। और कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत बताए, यानी 8 अंग बताए थे किसी भी राज्य की। पहला था राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोश, छठा सेना और सातवां मित्र। वो कहते हैं कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए ये 7 अंगों का होना काफ़ी जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहितों की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद की जाती थी, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। ठीक है, अगर कोई भर्ती होना चाहता था सेना इत्यादि में तो उनका जो है उपधा परीक्षण होता था, जिसमें उनका चरित्र जांचा जाता था। ठीक है, ओके। अब ये कुछ अधिकारी हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ तीर्थ जिसे हम कहते हैं दे रखे हैं और यहाँ पर उनसे संबंधित विभाग दे रखे हैं। तो जैसे कि मंत्री जो होते थे, ठीक है ना, जो मंत्री होता था वो प्रधानमंत्री होता था। पुरोहित जो होते थे वो भी प्रधानमंत्री कहलाते थे। सेनापति जो होता था उसका क्या काम होता था? उसका काम ये होता था कि वो युद्ध विभाग का मंत्री होता था। ठीक है, युवराज ये राजा का क्या होता था? राजा का उत्तराधिकारी होता था। ठीक है, राजा की मृत्यु के पश्चात पद पर बैठता था। समाहर्ता होता था राजस्व विभाग का अध्यक्ष या कहें कि वित्त मंत्री। और सन्निधाता जो है वो राजकीय कोष अध्यक्ष होता था। ठीक है, राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। प्रदेष्टा जो होता था वो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। ठीक है, नायक जो होता था वो सेना का संचालक होता था या नगर रक्षक का अध्यक्ष होता था। ठीक है, और फिर इसमें देखिए खूब सारे हैं लेकिन मेन बता रहा हूँ। दंडपाल पुलिस अधिकारी को कहा जाता था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में पुलिस अधिकारी को दंडपाल कहा जाता था। और नगर प्रमुख को व्यवहारिक कहा जाता था।
दुर्गपाल कहा जाता था राजकीय दुर्ग रक्षक के अध्यक्ष को। यानी दुर्ग का मतलब होता है किला, किले की रक्षा करने वाले जो सैनिक होते थे उनका जो अध्यक्ष होता था उसे दुर्गपाल कहा जाता था। अंतपाल कहा जाता था सीमावर्ती दुर्गों का जो रक्षक होता था उसे कहा जाता था। ठीक है। आटविक, आटविक कहा जाता था वन विभाग के प्रधान को। ठीक है, वन विभाग के प्रधान को कहा जाता था। देवरिया, देवारिक, देवारिक कहा जाता था राजमहल की जो देख रेख करते थे उनके प्रधान को कहा जाता था। ठीक है। अच्छा, इसमें भी आपको जो है ये चीज याद रखनी कि मंत्री परिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के पद अधिकारी भी होते थे, इन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, मंत्री परिषद थे ये नीचे होते थे। तो अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य की पुस्तक है, इसमें 26 अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जैसे कि पहला है लक्षण अध्यक्ष। लक्षण अध्यक्ष किसका अध्यक्ष होता था? ये मुद्रा तथा टकसाल जो होती थी, जहां पैसे वगैरह रखे जाते थे, उसका अध्यक्ष होता था। ठीक है, कौन? लक्षण अध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट है पोतवा अध्यक्ष। पोतवा अध्यक्ष जो होता था वो माप तौल का अध्यक्ष होता था। ठीक है, माप तौल का अध्यक्ष होता था। सीता अध्यक्ष, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कृषि विभाग का जो हेड होता था, अध्यक्ष होता था, उसे सीता अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है। और नेक्स्ट है विविता अध्यक्ष। विविता अध्यक्ष जो है वो कहा जाता था चारागाह का जो अध्यक्ष होता था उसको कहा जाता था। ठीक है। और व्यापारिक मार्ग का अध्यक्ष जो होता था उसे संस्था अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, व्यापारिक मार्ग जो होता था उसका अध्यक्ष होता था। गणिका अध्यक्ष मतलब वह वैश्याओं का निरीक्षक होता था। ठीक है। और मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। लवण अध्यक्ष नमक का अधिकारी होता था। ठीक है, तो इतने आपको याद रखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और याद रखें यूनानी जो लेखक थे इन्होंने इन अध्यक्षों को मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी है। ठीक है, मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी है। ओके, और भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मौर्य प्रांतीय शासन की अगर मैं बात करूं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु अपने विशाल साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित कर रखा था। ठीक है, इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। ठीक है, और इन प्रांतों का शासन सीधे सम्राट के द्वारा नियंत्रित न होकर प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। ठीक है, अशोक के समय में प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई थी। ठीक है, 4 से बढ़कर 5 हो गई थी। और प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पद अधिकारियों द्वारा संचालित होता था। ठीक है, चलाया जाता था या कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। ये कुछ प्रांत दे रखे हैं, उनकी राजधानी दे रखी है, खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा हाँ, ये समितियां आपको याद रखनी है। ठीक है, मेगास्थनीज जो था, जिसकी पुस्तक का नाम इंडिका है, मेगास्थनीज ने जो है अपनी पुस्तक इंडिका में नगर प्रशासन के बारे में बताया है कि 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। ठीक है, जो 6 समितियों में विभाजित था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, तो ये समितियों के बारे में बताता है। कौन बताता है? मेगास्थनीज। कहाँ, किसमें? अपनी पुस्तक इंडिका में। ठीक है, तो प्रथम जो समिति होती थी वो उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति जो होती थी वो विदेशियों की देखरेख करती थी। तीसरी समिति जन्म मरण का लेखा जोखा रखती थी। ठीक है, चतुर्थ जो समिति थी वो व्यापार व वाणिज्य देखती थी। पंचम समिति जो थी वो निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। और छठी समिति जो थी वो बिक्री कर वसूल करती थी। ठीक है, बिक्री कर वसूल करती थी। ठीक है, और हाँ, सैन्य व्यवस्था के बारे में थोड़ा बता दूं कि सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग होता था और 6 समितियों में विभक्त होता था ये। ठीक है, ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा है मेगास्थनीज ने। और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ठीक है, तो कौन कौन सी सेना उस समय थी? तो 5 प्रकार की सेना थी। पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना, रथ सेना और नौसेना। ठीक है,
और सेना प्रबंधन की देखरेख करने वाला जो अधिकारी होता था उसे अंतपाल कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? तो अंतपाल कहा जाता था, अंतपाल कहा जाता था। जस्टिन एक इतिहासकार हैं जो चंद्रगुप्त की सेनाओं या सेना को डाकुओं का गिरोह कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना, डाकुओं का गिरोह कहते हैं। न्याय व्यवस्था की हम बात करें तो ग्राम सभा जो थी वो सबसे छोटा न्यायालय था। कहाँ का? मौर्य वंश का या मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, और इसमें जो ग्रामीणी होते थे वो निर्णय देते थे, या ग्राम के जो वृद्ध व्यक्ति होते थे वो इसमें अपना निर्णय देते थे। और दो प्रकार के न्यायालय जो है बताए गए हैं कि मौर्य साम्राज्य में दो प्रकार के न्यायालय थे, एक धर्मस्थलीय और दूसरा कंटक शोधक। तो जो धर्मस्थलीय न्यायालय था इसमें दीवानी मामले लाए जाते थे। ठीक है ना, दीवानी मामले जैसे कि चोरी, डकैती, लूट इत्यादि के। ठीक है, तो ये धर्मस्थलीय न्यायालय में लाए जाते थे। जो दूसरा न्यायालय था कंटक शोधक, इसमें जो थे फौजदारी मामले लाए जाते थे। ठीक है, फौजदारी मामले लाए जाते थे जैसे कि मारपीट, हत्या, चोरी इत्यादि के मामले जो हैं वो कंटक शोधक न्यायालय में लाए जाते थे। और चाणक्य के अनुसार मौर्य शासन व्यवस्था में 4 मुख्य अंग थे: धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन। धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन। ठीक है, नेक्स्ट है गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था की हम बात करें तो ये एक प्रकार का अलग व्यवस्था की गई थी इसमें। ठीक है, जिसे महामात्य परसर कहा जाता था। ठीक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के लिए गूढ़ पुरुष, ठीक है ना, गूढ़ पुरुष शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, गूढ़ पुरुष शब्द का इस्तेमाल किया है। अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो कृषि, पशुपालन इत्यादि सब होता था यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो हमने आज डिस्कस किए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।